हेलो गाइस, मैं सुल्तान मिनाटो कैप और बहुत दिनों के बाद मिलके बहुत खुशी हुई और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पे बने रहे, आपने सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों तक शेयर किया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, जिसकी जो बुक्स हैं जैसे हम जनरली हम फॉलो करते हैं ग्रिफिथ्स पे, ठीक है ना। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर जरूर इसको पहुंचाएं। तो जैम को मद्देनजर देते हुए, ठीक है ना, आईआईटी जैम जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, एमएससी पे एडमिशन लेंगे। तो हम आज बात ये करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चर्चा होने वाली है। बिफोर आई एम स्टार्टिंग समथिंग, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कमेंट्री करना चाहूंगा कि आप सबने ग्रिफिथ बुक को एनालाइज किया होगा, देखा होगा कि उसमें बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी होती है, बहुत सारी चीजों पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन की होती है, राइट। लेकिन हमने जब 11-12 में पढ़ा था इसी चीज को, इसी सब्जेक्ट को, तो वहां पे हमने बस ये देखा था चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती है, गॉस लॉस क्या होते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, इंड्यूस चार्ज, वो सब है। वो सारी सेम टू सेम चीजें हमें यहाँ भी पढ़नी होती है। लेकिन जैसे ही आप ग्रिफिथ्स की बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल ही अलग तरीके से दी रहती है। सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है बहुत ही एक्सटेंसिवली अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमें क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है वेक्टर अलजेब्रा से, और वेक्टर कैलकुलस हमें दिखाया जाता है कि ये देखो भाई वेक्टर कैलकुलस क्या है। सेकेंड चीज, हम यहाँ पे गॉस लॉ को पढ़ते हैं, बट फॉर द डिफरेंट स्टाइल में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम चीजों को अलग अलग आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं गॉस लॉ को पढ़ने का, राइट। सेकेंड चीज, हम यहाँ पे डाइवर्जेंस लॉ को पढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ को पढ़ते हैं। भाई इतनी हमें क्या जरूरत है, ऐसी चीजें को हम क्यों पढ़ते हैं? तो पहले इसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि देखो, हमारा जो जॉब है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नहीं है, फोर्स कैलकुलेट करना नहीं है। जो आप आईआईटी के एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशन 11-12 स्टैंडर्ड पे करते हो, वहां पे क्या है, एक छोटी सी बात है कि कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लेकिन अब हम उस कुएं के मेंढक को हम बाहर निकल के देखते हैं और दुनिया दिखाते हैं। दुनिया क्या होती है? दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के सोर्सेस हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में चार्जेस हैं, आपके एक स्टार्स में चार्जेस हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होती है। तो हमारा सिर्फ ये जॉब नहीं है कि ये दिखाना कि हर जगह जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, रहता है। हमारा ये है कि देखो, चार्ज एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है यूनिवर्स के, राइट। और हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि यूनिवर्स क्यों आया, नहीं आया, तो इसके हिसाब से हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो हम जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, पहले आपको समझनी चाहिए कि आप क्यों स्टडी करते हैं। बिकॉज आपने बेसिक साइंस चूज किया है। वैसे पहली बात तो ये है, आपको इंजीनियरिंग वाली चीजें तो पढ़ते नहीं हो, जहाँ पे आप ये सिर्फ इस लिहाज से आप स्टडी कर रहोगे, जहाँ पे आपको कोई मशीन की स्टडी करना है। हम वैसी स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग बेसिक फिजिक्स की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम फंडामेंटल क्वेश्चंस पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ये जो चार्जेस है वो क्यों आया, कहाँ से आया, इसकी और अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ फिजिक्स क्या है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे आप पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ोगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट, एक तो चार्जेस हैं, वहां पे क्वार्क चार्ज हैं, उसके बाद प्रोटॉन्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं। उनकी स्टडीज अगर आपको करनी है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट पहले से बनाया गया है कूलम्स लॉ, उनको बहुत हद तक चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज हम ऐसे रियलम की बात करते हैं जहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है थ्रू दोज मैथमेटिक्स। जैसे आप कुलम्स लॉ को पढ़ते हैं, दिस इज अ क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द चार्जेस। बट जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जहां पे हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, तो किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन्स को देखा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स को देखने की और बात है। दूसरी बात, प्रोटॉन्स को किसी ने देखा नहीं है। प्रोटॉन के अंदर और भी मिलियन मिलियन चार्ज होते हैं। और आपको पता है कि नॉट अपार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी देखा कि कहाँ अलग अलग एटम्स मिलकर क्या होती है, अलग अलग एटम की कन्फिग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को देती है हमें। उसको छोड़ दो आप, यहाँ पे तकरीबन 116 अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे टाउ होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेसॉन्स होते हैं। वो सब पार्टिकल की आपको स्टडी करनी होती है, और उसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वहां पे चार्ज होती है। तो उन चार्ज की वजह से हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, हमें वहां पे जानना है कि इनकी फिजिक्स क्या है, ये किस टाइप के फोर्सेस दे सकती है। अभी हमने ये देखा है कि अगर आपने एक चार्ज को यहाँ ले लिया, दूसरे चार्ज को यहाँ दे लिया, तो आपको क्या मिलता है, एक कूलम फोर्स मिलता है। ओके, दैट इज ट्रू। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है। उनका क्या होगा, वो कहाँ से मुझे मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर देना है। इसी वजह से हमें अपनी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को बहुत दूर तक ले जाना है। और इस डेप्थ की अगर हम जब तक बात करेंगे, जब हम इस डेप्थ की बात करते हैं, तो हमें
वो जो छोटे बच्चों की तरह हम फिजिक्स करते हैं उसे छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमें अभी मैथमेटिकल टूल को यूज़ करना पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? बेसिकली रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको हम अप्रॉक्सिमेट करके कुछ मैथमेटिकल तरीके से हम क्या करते हैं मॉडल करते हैं और इस मॉडलिंग को हम क्या करते हैं, इस मॉडलिंग से हम रियल लाइफ़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हम फ़ोर्स लिखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एक्ज़िस्ट भी करता है, राइट? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस रियलिटी को हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करके हम समझ रहे हैं, जो कि बहुत हद तक क्या है, रियल है, ठीक है? तो हम मैथमेटिक्स को तो यही मैं नहीं कहता हूँ कि कभी मैं कह नहीं सकता है कोई कि ये बहुत ज़्यादा रियलिटी है, लेकिन है। इस तरह से अगर आपने कोई एक फंक्शन को लिखा f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x और आप ये कहोगे x इज़ इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डाइवर्स हो जाएगा। इन रियल लाइफ़ कोई भी चीज़ें डाइवर्स नहीं होती है, राइट? तो हर एक चीज़ की एक फाइनाइट होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उस रियलिटी को हमने इस फंक्शन पे इनक्लोज़ कर रखा है और इसीलिए हमें ये लगता है कि देखो भाई ये फंक्शन डाइवर्स होती है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँची है जहाँ पे हम हर सारी चीज़ों को ऐसे मॉडल कर सकें मैथमेटिकली जो कि रियल लाइफ़ से बिल्कुल मैच कर जाए। ऐसी हमारे पास नहीं है। अब तक हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे दिखता है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट पार्टिकल करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहता है कि ये पॉइंट पार्टिकल नहीं है, ये क्या क्लाउड ही है, बिकॉज़ हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और वेलोसिटी को हम एक चाहे हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम लोकलाइज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए जो हम ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही लिमिटेड है और जो भी चीज़ें हम रियल लाइफ़ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम मॉडलिंग करते हैं, किसमें मैथमेटिकली मॉडलिंग करते हैं और ट्राई करते हैं अंडरस्टैंडिंग की कि ये कैसा होगा। तो अब तक मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि इतनी बातें क्लियर हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर किस किस टाइप की मैथमेटिक्स हमें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ मैं ये अस्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इतनी कि आप 11-12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप समझ सकते हैं। तो उसमें से हम थोड़ी सी चीज़ों को रिकॉल करेंगे और फिर हम उसको अलग तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि देखो हम छोटे से सिंपल से अलजेब्रा से हम एक हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स का यूज़ करके चीज़ों को कैसे आर्गुमेंटली पेश करते हैं, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो उन चार्ज पार्टिकल क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, आपको फोर्स करती है। तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा, फोर्स भी क्या होगी, अलग अलग होंगी। तो उन फोर्सेस को हम सुपरपोजिशन तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ओवर द टेस्ट चार्ज, ठीक है ना? तो अगर कोई एक सपोज कि ये Q1 एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और एक टेस्ट चार्ज आपने रख दिया दैट इज स्मॉल q और वो चार्ज हम ऐसा लेते हैं, वो मैथमेटिकल ऐसा चार्ज लेते हैं जिसकी वजह से इस Q1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं। तो सिंस F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। हेंस हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम एलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो क्वांटिटीज है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक कंपोनेंट क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं E1 x hat प्लस समथिंग लाइक E1 लेट अस E1 x E1 y hat एंड E1 z है, ठीक है ना? तो जो भी आपके पास सोर्स है वो क्या होती है, सपोज कि एक मैंने पॉइंट चार्ज यहाँ पे दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर डायरेक्शन होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, देयरफॉर इसकी जो क्वांटिटी होगी, अगर मैं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड मापूंगा तो अलग अलग स्पेसेस में होंगी। हेंस हम उसे कर सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने चूज कर लिया और उसके हिसाब से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर दो मेरे पास चार्जेस हैं और 3 डायमेंशन में हम लिखना चाहते हैं तो हम इसे कर सकते हैं कि देखो भाई एक काम करते हैं, ई एक्स हेड कर दिया मैंने, E1 y हेड कर दिया और EZ z हेड कर दिया, ठीक है ना? ये ड्यू टू वन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसी तरह से E2 x हेड कर देंगे, E2 y हेड कर देंगे एंड E2 z कर देंगे। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि एक चार्ज की वजह से x डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, y डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सिमिलरली दूसरी चार्ज की वजह से x y और z में हम निकाल लेंगे और उनको सबको हम एडिंग करेंगे, वेक्टर एडिशन होगा। मीन्स कि ये दो कंपोनेंट ऐड होंगे, ये दो कंपोनेंट ऐड होंगे एंड ये दो कंपोनेंट ऐड होंगे। ये ऐसा मत कर देना कि E2y को E1x के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो, बिकॉज
एक्स हैट एंड वाई हैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एक्स हैट डॉट वाई हैट इज इक्वल टू जीरो, विच सेज दैट यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है वाई डायरेक्शन पे। तो इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं? ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर कोई एक वेक्टर आपने ले लिया 3 डायमेंशन में है, तो चाहे जो भी है, सपोज के लेटर से एक वेक्टर ई वेक्टर हमने ऐसा ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। ई1 एक्स है एक्स डायरेक्शन में और ई1 वाई वाई डायरेक्शन में निकाल देते हैं। अगर ये कोई एंगल बनाता है तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा एक्स हैट प्लस ई साइन थीटा वाई हैट। तो यहाँ पे क्या हो गया? ई कॉस थीटा इज हो गया तो ई वन एक्स हो गया, और ई साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया? ई वन वाई हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक वेक्टर कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कूलम फोर्स क्या होता है। कूलम फोर्स जो होता है वो होता है कि आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू लेटर से पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, क्यू बाई आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना? तो एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ क्यू ले लिया और यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज क्यू लेते हैं। इसको भी लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का एक तरीका होता है कि लेटर से हमारे पास एक का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या होता है? सारे के सारे आपके पॉइंट चार्ज यहाँ पे रहते हैं और आपको यहाँ पे एक पॉइंट पर ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे एफ कितना होगा, राइट? तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करने के लिए हम देखोगे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा छोटा मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक ये मुझे करना पड़ता है कि पहले लोकेशन ढूंढना पड़ता है। तो यूजुअली हम जो है लोकेशन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट स्पेस डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जी, ठीक है? तो जनरली हम लेंगे एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे और जेड यहाँ पे लेंगे। ये ओरिजिन हो गया। तो कोई भी एक चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। तो ये इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? आर प्राइम पे है। तो जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है उसका लोकेशन यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? मुझे मिल जाएगा, लेटर से ये आर वेक्टर है। तो एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या फिर जो फोर्स होगा वो यहाँ से क्या होगा? इस डायरेक्शन में तो जाएगा, राइट? अगर इस पे मेरा सिर्फ क्यू चार्ज है तो ये वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा? इस वेक्टर को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये देखो, ये ओ से आप क्यू जा रहे हो, फिर क्यू से सिंपल पी की तरफ जा रहे हो और फिर ओ से आप पी की तरफ जा रहे हो, राइट? तो आप क्या करो? एक पाथ फॉलो कर लो कि ये देखो, यहाँ से इधर से मैं ऐसे जाऊंगा तो यहाँ मैं पहुंच गया, विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन। तो ये होता है वेक्टर्स के बेसिकली ट्राइंगल लॉ होता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा ओ टू क्यू जाऊंगा, फिर क्यू टू पी जाऊंगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू ओ टू आर जाएंगे, ठीक है ना? तो जनरली इसे लिखते कैसे? हम लिखेंगे आर हैट प्लस आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सो आई कैन राइट इट एज इटैलिक आर, विच इज अगेन अ वेक्टर। ये वाला भी वेक्टर है, ये वाला भी वेक्टर है, बिकॉज हमारा जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है, राइट? तो आर वेक्टर प्लस इटैलिक आर इज इक्वल टू दिस आर वेक्टर। सो अब मेरे को क्या करना है? बिकॉज हम जब फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो इस क्यू और इस क्यू के बीच फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो जो आर है वो मैटर रखता है। देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूँ? आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये जो मैं नोटेशन फॉलो करता हूँ ये बिल्कुल ग्रिफिथ से आपको मिलता जुलता है, और यहाँ मैंने फिगर आउट कर लिया कि इटैलिक आर कैसा होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है जब भी आप फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस टाइप से देखते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है, मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे क्यू मैंने लिख दिया और एडिस क्यू लिख दिया। तो आपको लिखना क्या है? ये भी आर स्क्वायर है, बिकॉज आर का मैंने क्या स्क्वायर करूंगा तो मुझे मेरे को मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो मुझे कोई जरूरत नहीं यहाँ पे वेक्टर लगाने का। एंड देन आर हेड यूनिट वेक्टर क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन उसकी यूनिट वेक्टर होती है। तो सिंस हम यहाँ पे क्यू से पी की तरफ आ रहे हैं, यहां से फोर्स आपका प्रोपोगेट हो रहा है, देयरफॉर आर हेड इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है ना? तो ये देखिए आपने फोर्स आपने निकाल लिया, इस टाइप से हम फोर्स लिखते हैं, ठीक है? अगर इसको मैं मसाज अप करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर हेड। तो आर हेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स क्यू ओवर आर क्यूब, और आर वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर हेड कैन बी रिटन एज आर वेक्टर, ठीक है ना? तो फोर्स को अगर हम इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, राइट? जब आपने एफ को लिख दिया तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इस क्यू को आप यहां से हटा दें एंड देयरफॉर आई कैन राइट आर क्यूब आर वेक्टर, और यहाँ पे आर स्क्वायर और हेड लिख दें, तो आपका क्या हो जाएगा? काम इजीली बन जाएगा। अब मैं अगर चाहूंगा कि मेरे पास 10-15 चार्जेस हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? 10-15 चार्जेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सपोज कि आपका कोई एक रीजन है उसमें कुछ चार्जेस हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि ये चार्जेस आपस में क्या कर रही हैं, राइट?
आपको ये देखना है कि आप किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख लें, लेटर से ये R1 है और लेटर से ये R1 है, ऐसा मैं लिखता हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी कंसिस्टेंट। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एंड सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग गया, I इज इक्वल टू 1 टू लेटर से कोई भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन आपको ऑलरेडी पता है ये के होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है, राइट। अब मैं इसका यूनिट नहीं देख रहा हूँ, यूनिट आप लगा लेना के। देन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्यू लगा सकता हूँ, लेकिन क्यू पे क्या होगा, आई होगा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के लिए Q1 Q2 Q3 रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लेवल कर दिया क्यू आई से, एंड देन आई कैन से दैट ओके, यहाँ पे RI² हो गया। और इन सब के लिए बिकॉज R1 का डायरेक्शन इधर होगा, R2 का डायरेक्शन इधर होगा, R3 का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो एक पर्टिकुलर क्या होगा, स्पेस में पूरी तरह से स्प्रेडिंग होगी, ठीक है। तो अलग अलग के लिए RI का क्या होगा, हेड लगेगा, तो RI हेड, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इन सबको आप एक्स और वाई में तोड़ लेंगे और उसके बाद आप ऐड कर लोगे तो आपको सारा का सारा चीजें मिल जाएगी। तो विच इज बेसिकली द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको ऊपर में करके दिया, कि अगर मान लेते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा मिलेगा, तो देन यू कैन से दैट ओके E1 E2 वेक्टर है, तो यहाँ पे एक्स हेड और वाई हेड आपको मिला है ना, अलग अलग कंपोनेंट है। उसी तरह से हर एक चार्जेस के लिए एक्स हेड एंड वाई हेड अलग अलग होगा, देयरफॉर हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है RI हेड। क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, आप अगर बोलेंगे यहाँ पे नहीं मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए एक्स और वाई में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि R1 के लिए अगर इसका वेक्टर इधर इधर है तो ये अलग एंगल बनाएगा, राइट। तो अलग एंगल बनाएगा तो इसका जो RI हेड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, फिर दूसरे वेक्टर के लिए RI हेड डिफरेंट होगा, राइट। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसी हो गई। आप देखिए, मैं अभी कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ करूंगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने चार्ज के बारे में लिख दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट, इसे कहते हैं हम डिस्क्रीट चार्ज, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे आपके पास कॉइन्स होते हैं, तो कॉइन्स में 1 रुपया कॉइन हो गया, 2 रुपये का कॉइन हो गया, 3 रुपये कॉइन हो गया, आप गिन सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीटनेस। बट अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कॉइन्स जो होती है, कॉइन्स के अंदर कॉइन्स जो बना है वो किसके एटम से बना है, तो क्या आप मुझे एटम गिन के लाके दे सकते हो, नहीं। सो उस हिसाब से जहाँ पे मेरा जो ये n है, नंबर ऑफ वट एवर द स्पेसीज इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, उस टाइम में क्या होगा, ये जो समेशन है बेसिकली, वो समेशन बदल जाएगा आपका किसमें, इंटीग्रल में बदल जाएगा। इंटीग्रल क्या होती, समेशन मतलब सम, सम ओवर द एलिमेंट्स जो भी I इज इक्वल टू 1 to n है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे समेशन, बहुत सारी चीजें क्वांटिटी आ जाएगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके टाइम में यूज क्या कर लेंगे, तो लो भाई ठीक है, हर चीज कंटिन्यूअस बन गया, तो अब इंटीग्रल को यूज कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, दैट इज इंटीग्रल के, उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा R²। देन यहाँ पे जो Q है, बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है आपको कौन से निकल रही है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो सिर्फ Q दे रहा है। तो जैसा जैसा Q डिस्ट्रीब्यूट रहेगा उसी तरह से एंगल चेंज होगा, तो उसी तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। तो सारा का सारा गेम कहाँ पे बनता है, सारा का सारा गेम बनता है कि आपका चार्ज क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ठीक है भाई, जो भी चार्जेस हैं उसको तुम DQ कर दो, यानी कि एक विसिनिटी में, यानी कि एक स्पेस में आप ये फाइंड आउट कर दो कि चार्ज का तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, क्या ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर इसमें कुछ अलग अलग टाइप का यानी क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा भी है वो डिफाइन हो जाएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे DQ को मैंने लिया, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये बेसिकली पॉइंट चार्ज है, राइट। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा R हेड, मीन्स कि आपने पहले इनका पूरा का पूरा समेशन कर लिया और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप निकाल लो, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो भाई, जो चार्ज है उसकी क्या होती है, अपनी अपनी भूमिका होती है, यानी कि अपने अपना एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कोई चार्ज मैंने एक लाइन पे पुट कर दिया, कोई एक सरफेस मैंने लिया, सरफेस से पुट कर दिया, ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, राइट। सपोज कि मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दिया, उस पर मैंने पुट कर दिया। सपोज मैंने कोई बॉल बना लिया स्फेरिक, उस पर पुट कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़, सपोज मैंने एक डोनट बना लिया, उस पर पुट कर दिया, ठीक है, टॉरॉइड बना दिया, जैसी चाहे आप कॉमन वैसे कर सकती हो, राइट। अलग अलग चार्जेस आप कहाँ पे डाल रहे हो, सपोज कि मैंने ये सॉलिड वाला ले लिया, तो इसके अंदर भी चार्ज हो सकता है। पहले तो हॉलो था, तो सरफेस पे मैंने डाला, मैंने बोला कि नहीं मैं सॉलिड लेके सारा का सारा चार्ज पे डाल दूंगा, राइट। उसके बाद अगर मैंने बोला इसको मैंने क्यूबिक बना लेना है, ठीक है, मैंने क्यूबिक बना लिया, ये सॉलिड क्यूबिक है और हर जगह मैंने चार्ज डाल दिया। ये डोनट है, इसके अंदर भी चार्ज डाल सकता है। तो इन दिस केस मेरा ये बन गया 1D। अगर मैं सरफेस पे डाल रहा हूँ, इसका वॉल्यूम को मैंने ले रहा हूँ, दैट इज 2D। अगर मैंने वॉल्यूम को भी लेना शुरू कर दिया, इट इज बिकमिंग 3D। तो आपको पता है कोई भी चीज अगर आप ले, जैसे मास बाई लाइन, ठीक है, अगर ऐसे इनका मास है तो मास बाई ओनली एरिया, के मास सिर्फ एरिया में है।
अगर मैंने मास को वॉल्यूम में कर दिया, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, मास तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं चार्ज डाल रहा हूँ, तो चार्ज ओवर लाइन इज़ गिव यू लैम्डा, चार्ज ओवर एरिया will give you the surface charge distribution, and charge over volume can give you the density, the volumetric density। तो इसे हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम कहते हैं डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ये जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, किसी से जैसे वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो अगर तुमने एक एक मग पानी ले लिया, एक जग पानी ले लिया, और या मैंने एक ड्रॉपलेट पानी लेता हूं, तो क्या इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है? बिल्कुल नहीं होती। एक ही एलिमेंट से बना है, इसकी डेंसिटी सेम होती है। उसी तरह से ये जो तुम देख रहे हो लैम्डा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग, यानी कि जगह के साथ चेंज हो सकती है, राइट। कि जैसे कि वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी जो होती है, वाट एवर डेंसिटी वाटर की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कम हो जाएगी, राइट। तो उसी तरह से अगर आपने आपका जो कोई भी सोर्स है वहां पे आपने चार्ज को डाला, और आपने बोला कि नहीं मैं थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, कुछ यहाँ पे ज़्यादा डालता हूँ, कुछ यहाँ पे, तो आपका मन है कि चार्ज आपने वेरी कर दिया, राइट। लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर हर एक चीज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, तो उसमें क्या होगा, लैम्डा, सिग्मा और रो क्या है, कांस्टेंट। जैसे वाटर ले लो, वाटर अगर आपने कोई भी टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं किया, तो एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच द डेंसिटी जो भी होगा, और एक आपने सिरिंज में लिया या कहीं भी लिया, उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम ही, इन द सेंस ये कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी एल भी लिख सकता हूँ। डी एल क्या होता है, छोटा जगह बताता है। सिग्मा भी क्या होगा, दैट इज डी क्यू बाई डी ए, राइट, ए फॉर एरिया। एंड उसी तरह से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती है। तो मैं उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूंगा कि देखो भाई, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ, डी क्यू को मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा टाइम्स डी एल, अगेन आर स्क्वायर तो रहेगा ही, आर हेड हो गया। तो ये हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैं कर दूंगा सिग्मा डॉट डी ए ओवर आर स्क्वायर इंटू आर हेड, ये वाला भी मेरा हो गया। एंड रो टाइम्स डी वी ओवर आर स्क्वायर टाइम्स आर हेड, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन कहाँ पे वैलिड है, फोर्स के लिए वैलिड है। कुछ तो करना नहीं है, बस सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा, इससे हमारा कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना। तो ये मैं जो लेक्चर है काफ़ी जल्दी जल्दी प्रोसीड कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको पता है, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इसको फिनिश करके हम क्या कर सकते हैं, जैम का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसका जो मेन है उस चीज़ पे हम आना चाहते हैं। सपोज कि मैंने एक चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज। आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो चार्ज है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो यहाँ क्या होती है, आउटवर्ड निकलती है। अब देखो, अगर मैंने, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैंने कोई भी एक यहाँ पे सरफेस बनाया, तो वो सरफेस क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, बिकॉज कि हर एक डायरेक्शन में डिपेंड ये नहीं करेगा कि इस डायरेक्शन में लोगे, उस डायरेक्शन में लोगे, तो इसकी फील्ड की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट करेगी। डेंसिटी मतलब कि जितना भी नंबर ऑफ लाइन्स है, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो इसे हम कह सकते हैं स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। और इस स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाटएवर, तो ये सिमेट्री हमें दिखाता है, जो कि आप ऑलरेडी पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है गॉस लॉ एंड सो ऑन। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने प्लस चार्ज लिया या फिर नेगेटिव चार्ज लिया, तो सारी चार्ज लाइन्स क्या होती है, यहाँ पे इसके अंदर घुसती चली जाती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से कितनी नंबर ऑफ चार्ज लाइन्स होंगी जो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से निकल रही है, राइट। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं फ्लो। कि अगर हमें ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या होती है एक पर्टिकुलर सरफेस से निकल रही है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं फाई, राइट। तो फाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू ई टाइम्स डी एल। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ लो कि जैसे कि आपने कोई बल्ब जलाया, जैसे कि कैंडेसेंट बल्ब पहले होता था ना, कि इस टाइप का जो बल्ब है, राइट। आप कोई भी बल्ब देख लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला बल्ब है। तो ये सम काइंड ऑफ स्फेरिकल था। तो अगर आपने इसके ऊपर कोई एक क्या कर लो, एक कार्टून रख लो या कुछ भी रख लो, तो एक स्फेरिकल टाइप का बॉल यहाँ पर रख दो, कि चारों तरफ क्या होती है, इसकी जो रेज होती है वो क्या होती है, प्रोपोगेट होती है, उसकी स्प्रेडनेस क्या होती है, चारों तरफ होती है, राइट। तो उसी तरह से सेम चीज है कि समझ लो बल्ब को आप एक चार्ज समझ लो, सारी तरफ होंगी। तो ये जो जिस एरिया से निकलेगा, अगर आपने कोई स्फेयर लिया, तो कोई, अगर आपने कोई ये लिया ओपेक लिया, तो कहीं भी आपको लाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी जो लाइट है वो क्या कर रही है, इसको पास नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये कि जो भी आपने एरिया लिया या फिर वॉल्यूम लिया, वो
इस एरिया को क्या कर रही है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, यानी कि जितने भी लाइट है उनको इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया ने उसी तरह से बंद कर लिया है। तो द नंबर ऑफ लाइंस जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर एरिया से निकल रही है, दैट विल गिव यू द फ्लक्स। तो अगर मुझे निकालना होगा कि देखो भाई इसकी जो ल्यूमिनोसिटी कितनी है, तो मैं बोलूंगा देखो भाई इसका जो एरिया है, राइट, यानी कि कितना लाइट रेज निकल रहा है इसके एरिया से, तो मैं बोलूंगा कि देखो सिंपल सी बात है, इसका एरिया को फाइंड आउट कर लो, और अगर तुमने एक छोटा छोटा होल बना लिया है तो उसको होल को गिन सकते हो, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो कि देखो कितना नंबर ऑफ क्या हो गया, लाइट रेज ओवर एरिया, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस। तो उसी तरह से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी एक लाइट की एनर्जी है और कितना एरिया में क्या करती है वो निकल रही है, और लाइट की एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, लाइट की एनर्जी कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, एंड देन एरिया निकाल देंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो भाई इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलेगी। तो सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी हम कर सकते हैं। अब देखो इसको एक करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। देखो यहाँ फ्लक्स हमें क्या दिया, फ्लक्स हमें कहा कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बनाओ, तो वहां पे क्या फ्लक्स निकल गई। तो सपोज के मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा कि लेट अस से एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर समथिंग आर हेड, राइट। तो फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई नो वेरी वेल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, इनटू आर हेड। अब डीए जो कहता है, यानी कि अगर आपने कोई स्फेरिकल बना लिया है, तो इसका डीए क्या होता है, इसका डीए होता है आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे होता क्या है कि इसका जो रेडियस है इट इज आर स्क्वायर, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है ना। और ये जो एरिया होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया का जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और इन द केस ऑफ कोई अगर कर्व सरफेस ले लोगे, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होता है, उस पे जो टेंजेंट आप बनाओगे, लेट अस से एक लाइन है, जो लाइन क्या करती है, सेंटर से पास होती है, और आप उस पॉइंट पे जहां से वो पास हो रही है उस पे एक टेंजेंट खींच लो, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप देख लो कि इस पे क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, या फिर जो भी एरिया की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो जो भी लाइन है वो क्या होता है, सेंटर से जो क्रॉस करेगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर ओवर द एरिया। तो एरिया क्या होगा, अगर आप इसको जूम करके एक छोटा सा प्लेट बना लोगे, तो क्या होगा, एरिया एक क्या होगा, इस टाइप का फ्लैट मिलेगा। और इस पे एरिया क्या होता है, ऑलरेडी पता है हमें कि ये जो लाइन है वो एरिया होगा। तो कर्व सरफेस में जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक लाइन जो सेंटर से जा रहा है उस पर आप एक टेंजेंट खींच दो, तो वो जो टेंजेंट क्या होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो लाइन है वो हमें टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट शोज द एरिया, लोकली क्या होगा, फ्लैट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया होगा इस कर्व सरफेस पे वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो डी ए का जो एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड द एरिया विल बी आर हेड। अब यहाँ पे देखो एरिया को मेरा क्या हो गया, एरिया मेरा निकल गया वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी आर हेड आ गया, ठीक है। अब मैं जो चार्ज मेरा यहां था उस पे क्या होगा, मैंने एक सरफेस बना लिया है जिसका एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेडियस है, ठीक है। और उसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये दोनों क्या होगा, मैच कर जाएगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, साइन थीटा डी थीटा है। अब मैं लिमिट कैसे लूंगा, देखो ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में चले जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर मुझे साइन थीटा डी थीटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -पाई टू पाई होता है, एंड डी फाई जो होता है वो हमेशा 0 to 2 पाई होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे हम लिमिट चूज करते हैं, यू कैन गो एंड वॉच इट। अब यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में यहाँ लिख दूंगा, क्यू एक कांस्टेंट आ गया, सब कुछ तो खत्म हो गया। यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा एंड जो डी फाई होता है वो तो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेट कर सकता हूँ लिमिट अलग से, इसका कैलकुलेट कर सकता हूँ लिमिट अलग से, -पाई टू पाई, राइट। साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा अगर मैं पाई टू माइनस पाई करूं, ये माइनस सॉरी 0 to पाई होता है, -पाई टू पाई, इट इज फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है ना। 0 to पाई अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस माइनस कॉस ऑफ पाई विल बी -1, सो यहाँ होगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस देखते हैं भाई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई हो गया, एंड साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा एंड 0 to पाई, राइट। तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस तो यहाँ हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, राइट। तो -Q/2 पाई, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बचेगा मेरे पास, एंड कॉस पाई -1 कॉस 0,
1 -1 -1 इज 2 -2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, देखो आ गया ना q बाई एप्सिलॉन, जो कि हमें ऑलरेडी पता था पहले से कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर वो पॉइंट चार्ज है, तो उसके हिसाब से फ्लक्स जो आता है वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन, ये तुमने पढ़ा होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कहता है कि इन सम सेंस कि अगर आपका एक अगर आपका आपने एक बना लिया सरफेस, उसके अंदर ढेरों सारे क्या हो गई, चार्जेस आपने प्लेस कर दिया, Q1 Q2 Q3 Q4, राइट। लेकिन आपने जो भी यहाँ पे सरफेस बनाया वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, जो भी है, जो इनक्लोज कर रहा है, तो वो आपको बेसिकली क्या दे रहा है, वो आपको बेसिकली देगा कि ई डॉट डी ए, अगर आपने एक ऐसा सरफेस बनाया जो सारे के सारे चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या होगी, वो इसी पूरे के पूरे क्लोज सरफेस को क्या करके भेदेगी, तो वो आपको फ्लक्स देगा। और फ्लक्स कहने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो एरिया से निकल रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी पता कर लिया कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहा है एरिया से, तो वो क्या देगा, बेसिकली चार्ज देगा। अभी अभी हमने देखा कि फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हमें क्या देगा, चार्ज का इन्फॉर्मेशन देगा। तो गॉस ने इस चीज को समझा और उसने बोला कि अरे यार एक काम करते हैं, हम इसका यूज करते हैं, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसका यूज करने से हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे। तो जितना भी वो चार्ज इनक्लोज करेगा वो सरफेस, उससे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज। तो ये जो इंटीग्रल है मैंने क्लोज बनाया, तो ये बोलता है कि आपको एक क्लोज सरफेस बनाना है, ऐसा नहीं कि एक सरफेस ऐसे खुला मुंह वाला बना दोगे, नहीं, वो सरफेस क्लोज होना चाहिए, ताकि वो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब को क्या कर सके, क्लोज कर सके। तो पहले जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो पूरा क्लोज का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एक ओपन था, यानी कितनी भी लाइंस क्या होगा, पेनिट्रेट कर सकती है, वी डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन गॉस ने आया, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, पूरा का पूरा जो चाहे ऐसा सर्फेस बना तो स्फेरिकल सिमेट्रिक हो, और जितने भी चार्ज है उसको क्लियर करें। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर आपके पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, आपके पास सिलेंडर हो गया, राइट। अगर आपके पास कोई इन्फिनिट वायर हो गया, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर बना लोगे, तो वहां भी क्या होगी, चीजें सिमेट्रिक हो जाती है। अगर आपके पास एक स्फेयर है तो एक सिमेट्रिक केस है। अगर आपके पास कोई इन्फिनिट प्लेन शीट है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से एक पिल बॉक्स बनाते हैं, यानी कि माचिस की डिब्बी आप अगर बना लोगे, अगर आपने माचिस की डिब्बी देखा है, तो वो भी क्या होती है, एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, क्यूबिकल टाइप का होता है, या क्यूबॉइड टाइप का होता है, राइट। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस हिसाब से क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। आपने यहां से भी देखा है कि अगर ई डॉट डी ए को हम क्या कर सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन, राइट। अगर आपने किसी भी एक सरफेस बनाया और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट पता है कि कहीं भी अगर आपने चार्ज, कुछ भी चार्ज रखा है, तो पहले ये करना है कि भाई मेरे को बोल रहा है कि कहीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकाले, तो उस डिस्टेंस को लेके आप एक गॉस सरफेस बनाओ, और गॉस सरफेस बनाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। उसके बाद यहाँ पे देखो कि चार्जेस कितनी रखी हुई है, उन चार्जेस को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 5 चार्ज है तो 5 लिख दो, बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी ए क्या हो जाएगा, एरिया, यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैंने अभी लिखा था। अगर आप वो नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी ए, ई अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्मली डिवाइडेड द इंटीग्रल ऑफ डी ए विल बी सिंपली 4 पाई r स्क्वायर, खत्म। तो अगर ऐसा होगा, लेटर से एक चार्ज है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ई कांस्टेंट तो हो जाएगा, एंड ए विल बी 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, एक क्यू है 1/ε0। तो डिस्क्रीट केस के लिए मेरे को निकल गया 1/4 पाई क्यू ओवर आर स्क्वायर, कितना आसान था। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये सरफेस पे जो भी बनाएगा वो आर हेड की तरफ से निकलेगा, तो आर हेड आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से क्या होगी, चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया बहुत ज्यादा, लेकिन अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर की तरफ ये कहता है कि आपने, जब आप ग्रिफिथ में पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स बताते हैं, और उस मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो एक थ्योरम आता है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्यों पढ़ा है, डाइवर्जेंस कहने का मतलब किसी एक पॉइंट से कुछ बाहर निकलना। तो अगर आपने एक पॉइंट चार्ज निकल दिया, तो इससे क्या होती है, सारी चीजें बाहर निकल रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ से डाइवर्स कर रही है, राइट। और इसका उल्टा ले लो तो बहुत सारी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, नो प्रॉब्लम। तो इनको आप कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर मैंने कोई इंटीग्रल ले लिया ई डॉट डी ए विद क्लोज इंटीग्रल, एक क्लोज सरफेस बनाया, विच इज एक्चुअली गिविंग मी कि आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस ले लिया
ओवर दैट वॉल्यूम। अब ये क्या बोलता है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए हमने क्या किया, ई डॉट डी जो फ्लक्स हमें दिया, एंड टोटल फ्लक्स हमारा क्या था, ई डॉट डी से हमें फ्लक्स मिल जाएगा अगर मैंने क्लोज लूप बना दिया तो। अब ये बोलता है कि देखो भाई एक काम करो, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्स कर लो, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्स कर रही है, एंड उसी वॉल्यूम पे आप क्या करो, जैसे वॉल्यूम अगर मैंने ये सिर्फ एरिया बनाया तो उसी एक बेसिकली एक बॉल बनाया, राइट, तो उसका क्या होगा, एक वॉल्यूम भी तो होगा ना, स्फेयर है तो 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम तो होगा ही, तो डेल डॉट ई डॉट डी वी क्या देगा मुझे, वॉल्यूम दे देगा, राइट। तो ई डॉट डी ए को हम क्या कर दिए, एक वॉल्यूमेट्रिक में बदल दिया। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, तो यहां से ध्यान से देखना, फाई इज इक्वल टू मेरा था ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए को मैंने डेल डॉट ई डी वी लिख दिया, डी वी फॉर वॉल्यूम लिख दिया, राइट, ये पोटेंशियल नहीं है वॉल्यूम है। तो अब यहां पे डेल डॉट ई क्या है, डेल डॉट ई मेरा क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट बन गया या फिर एक स्केलर क्वांटिटी बन गया, राइट। यहां पे क्या था, देखो स्केलर, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स नंबर को बताता है। ई डॉट डी ए इज अ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है, एंड डीवी से वॉल्यूम से इंटीग्रल प्रोडक्ट है, ये जो भी है वो सब स्केलर है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें ऑलरेडी पता है कि फाई ई जो है वो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, गोसलो ने ये कहा था कि ये देखो ये बन जाएगा आपका क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, ओके, डेल डॉट ई इंटू डी वी विद द वॉल्यूम जो भी आपका है। लेकिन मैं क्यू इनक्लोज को मैं ले सकता हूँ कि देखो भाई अगर क्यू मेरा वॉल्यूम मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे रो टाइम्स डीवी, और रो टाइम्स डीवी कहाँ पे होगा, जहां पे आप इस गॉस को बनाए हो, बिकॉज गॉस क्या कर रहा है, एक वॉल्यूम को ही तो कैप्चर कर रहा है जिसके अंदर चार्ज ऑलरेडी है। तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे डेल डॉट ई टाइम्स डीवी। अब यहाँ पे देखो ये डीवी और ये डीवी सेम है, बिकॉज ऑब्वियसली जो स्पेस हम कर रहे हैं वो सेम है, देयरफॉर डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। जब ये दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल सेम होगा तो हम इंटीग्रेंड को क्या कर सकते हैं, कंपेयर तो कर सकते हैं, डीज आर कॉल्ड द इंटीग्रेंट्स। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। तो जो आपके 12 में ये बात नहीं पता था, या लोगों ने ऐसे भी बोल दिया होगा कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन होता है, डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है। आप बोलोगे डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, ये डेल क्या होता है, बेसिकली डेल एक ऑपरेटर है, इसका मतलब था डी बाई डी एक्स विथ पार्शियल डी बाई डी वाई विथ वाई हेड एंड डी बाई डी जेड जेड हेड। तो अभी जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई चीजों को, तो हम 3 डायमेंशन की बात हम हमेशा ऑलवेज करेंगे, राइट। हम 12 में नहीं है जहां पे हम सिर्फ हर चीज को लिख दिया भाई 1 डायमेंशन कंसिडर कर लेते हैं, नहीं, चीजों को हमने अभी क्या कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। तो हम बात करते हैं 3D की। अब ऑलरेडी पता है आपको अगर ई है तो ई भी क्या होगा, 3 डायमेंशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल ई ओवर, अब ई को भी आपको लिखना है किसमें, E1 x, E1 y एंड सो ऑन, तो डेल ई एक्स ओवर डेल एक्स, डेल ई वाई सॉरी E1 y इज इक्वल डेल वाई, और डेल ई जेड ओवर डेल जेड। तो ये आपको देगा डेल डॉट ई वेक्टर, राइट। E1 तो नहीं होगा यहाँ पे, और E1 यहाँ भी नहीं होगा, राइट। तो क्योंकि हम ई को ही देखते हैं तो ई एक्स ई वाई ई जेड, तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, डेल डॉट ई का मिल जाएगा एंड रो बाई एप्सिलॉन। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आपको वहां से क्या मिल जाएगी, चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, और अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इजीली मिल जाएगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसी से ही यहाँ पे बिल्ड होता है कि अच्छा ये बताओ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होगा, राइट, डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मेरा क्या होता है, 1/4 और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रो आर प्राइम ओवर आर स्क्वायर देन आर हेड एंड डी वी, ऐसा करते हैं। अगर मैंने इसका डेल डॉट ई ले लिया, क्योंकि हम किस पे बात करते हैं, हम बात यहाँ पे कहाँ पे चार्ज हमने रखा हुआ है, तो चार्ज हमेशा हम आर हेड पे लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी बना रखा है ना, एक्स वाई और जेड, राइट। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और यहाँ पे सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको मैंने दिखाया था आर प्राइम से। तो रो आर प्राइम क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है कि चार्जेस कहाँ पे है। बेसिकली सेम चीज है कि हम गॉस लॉ कहाँ बनाए थे, राइट, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे हम गॉस लॉ बनाते हैं। तो डेल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बिकॉज डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होती है, कम्यूट करती है इंटीग्रल पे, मतलब कि इंटीग्रल डॉट डेल्टा और डेल्टा डॉट इंटीग्रल, और नेबला इसे कहते हैं, इसका नाम होता है नेबला, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ नेबला और नेबला ऑफ इंटीग्रल, ये दोनों क्या होते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों लीनियर ऑपरेटर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा, एंड सिंस ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है ये डेल्टा डॉट ई, रो एक कांस्टेंट है तो मुझे कुछ नहीं लेना है इसका,
एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर, यहाँ भी मैं लिखूंगा आर हैट, और यहाँ पे मेरा रो ऑफ आर हैट हो गया डी। अब आप बोलोगे कि ये देखो ये डेल्टा जो है वो कहाँ पे लेना पड़ेगा, वो यहाँ सोर्स से वहीं लेना पड़ेगा ना, राइट। लेकिन आप यहाँ बोलोगे कि डेल्टा सोर्स है लेकिन आर क्या है फिर, अरे भाई मैंने बोला था ना आर वेक्टर को मैं लिख के लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस आर हैट, राइट, ऐसे तो मैं बोला था। तो डेल्टा जो है वो किसका फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन है आर प्राइम का फंक्शन है, राइट। कहां पे आप क्या कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डॉट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डेल्टा में लिखूंगा दिस डेल्टा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आपका जीरो हो सकता है, आप ये बोल सकते हो कि जहां पे मैं निकाल रहा हूं वो क्या होगा, ओरिजिन में आ जाओ, राइट। कि क्या होगा अगर दो चार्ज को हम पास में लेके आए और उसके ओरिजिन में देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये डाइवर्स हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसमें क्या होगा, जहां भी आपका इंटीग्रल डाइवर्स होता है वहां पे क्या होता है, डिराक्स थ्योरम आती है, और वो बोलता है कि डेल्टा डॉट आर हेड बाई आर स्क्वायर इज बेसिकली विल गिव यू 4 पाई डेल्टा क्यूब, राइट। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, रो ऑफ आर हेड एंड डी भी। तो ये आर हेड बेसिकली क्या होता है, ये आर हेड मैं लिख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई डेल्टा 3 आर माइनस आर प्राइम रो ऑफ आर प्राइम एंड डीवी, और डीवी तो उसमें ले रहे हैं। तो जब आर और आर मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, जहां पे मुझे फील्ड निकालना है, सपोज इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, सोर्स को लेकर रख दिया, दैट इज द मीनिंग ना। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, डेल्टा डॉट ई क्या हो जाएगा, तो ये बोलता है कि डेल्टा डॉट ई इज इक्वल टू, जहां पे डेल्टा आपका जीरो बन जाएगा तो उसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, आपको जीरो बनने का मतलब इंटीग्रल डाइवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रल क्या होती है, एरिया होती है, राइट। आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या होगा, बहुत ऊपर जाएगा और आपको यूनिटी वाली एरिया देती है, एरिया देता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो बोलेगा कि कुछ नहीं होता है, बेसिकली आर कर दो, रो आर। तो यहाँ पे देखो डेल्टा डॉट ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर, सॉरी 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो चीज हमने पहले निकाला था एक आर्ग्यूमेंट देके कि ई के यहाँ पे देखो डाइवरेंस थ्योरम कैसे काम करती है, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कहाँ, 0.4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, दैट इज बेसिकली द पॉइंट चार्ज, उसके बाद डाइवर्जेंस लेना चाहता हूँ, तो लेकिन ये डाइवर्जेंस क्या होती है, आर इक्वल टू 0 पे डाइवर्स कर जाएगी। तो मैं उसी चीज को मुद्दा बना के मैं बोलूंगा कि डेल डॉट आर हेड बाई आर स्क्वायर बेसिकली होता है डेल क्यूब आर, और बेसिकली आर माइनस आर हेड, ये इंटीग्रल कब डाइवर्स कर जाएगा, जब आर इज इक्वल टू आर हेड और या फिर एक्स एनीथिंग एल्स, व्हेन डेल्टा 3 ऑफ 0 कब बनेगा, जब आर इज इक्वल टू आर हेड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आर हेड मतलब क्या होता है कि जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो डेल्टा डॉट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। अब अगर आपने इसको डेल्टा डॉट ई कर दिया और डीवी ले लिया, तो 1/एप्सिलॉन नॉट, अगेन यहाँ पे देखो रो आर डीवी, राइट, एंड रो आर डीवी इज इक्वल टू क्या देगा, बेसिकली क्यू इनक्लोज्ड, कितना चार्जेस है, और ये क्या हो गया मेरा डेल डॉट ई डीवी विच इज माई डाइवर्जेंस लॉ, ठीक है। तो इसी टाइप से होगा। अब मैं कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ डाइवर्जेंस लॉ का, ठीक है ना, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे चीजें काम करती है, राइट। अब बात करते हैं हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम कई सारी चीजों को क्या करते हैं, सम करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती है। तो एक कॉन्सेप्चुअली हमारा जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा क्लियर रहे, राइट। तो बात करते हैं हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कर्ल मतलब क्या होता है, जब कोई चीजें में ट्विस्ट आती है, राइट, जब कोई चीजें स्ट्रेट नहीं जाके कर्लिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द कर्ल, रोटेशन जहां पे बात करती है। कर्ल को जो हम करते हैं, कर्ल कैसे लिखते हैं, हम नेबुला कर दिया और स्क्वायर कर दिया। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब भी हम ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए क्रॉस बी कहने का मतलब क्या होता है कि यानी कि ए जो वेक्टर है, मान लेते हैं यहां से ए वेक्टर गए, यहां से तो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर बी की तरफ जाएगा। ये ए वेक्टर बी की जाने का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज को आप रोटेट कर रहे हो, ये एक एंगल है, रोटेट हो रहा है, जहां भी आप क्रॉस प्रोडक्ट देखते हो, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली रोटेशन को दर्शाता है। तो कर्ल क्या है, रोटेशन दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे आप देखो कि जो भी चार्ज हमारा एक किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल से निकल रहा है, क्या उसमें कहीं कर्लिंग हो रहा है, तो फ्रॉम द फिगर ये सब अच्छी तरह से पता चल गया कि मुझे यहाँ पे कोई भी कर्लिंग नहीं होता है। जब कोई कर्लिंग नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं, कर्ल डॉट ई हमेशा क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। कैसे है, अब इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से
फिर से हम उसी मुद्दे पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल का, कि क्यू ओवर आर स्क्वायर आर हेड होता है, राइट। अब मैंने बोला कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालो, एक लाइन एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्पेस मैंने मान लिया एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहां रख दिया और दूसरा पॉइंट मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ए है मेरा, दूसरा पॉइंट बी है, और इस हिसाब से आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से कहीं वेरी हो रहा है तो इस हिसाब से आपको जो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाना पड़ेगा। जैसे आर ए हो गया यहाँ से और यहाँ से आर बी हो, राइट। ऐसे कि अब पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था कि यहाँ पे था और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे तो यहाँ से यहाँ तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट चले जाओ। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें जाना है और मैंने बोलूंगा कि इंटीग्रल जो आपको करना है ई डॉट डी एल, वो क्या होगा, इसे कहते हैं हम ऑन द कर्व इंटीग्रल, राइट। कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो क्या सरफेस है, बिकॉज एक पॉइंट चार्ज लेते हैं तो आप क्या होती है वो एक सरफेस पे स्फेयर पे होती है। तो जो डीएल होता है वो स्फेयर का क्या होता है, डी आर आर है, आर साइन थीटा, नो सॉरी, आर डी थीटा थीटा हेड एंड आर साइन थीटा डी फाई वाई। तो स्फेयर 3D है, देयरफॉर एक लाइन एलिमेंट डी आर जो आर की तरफ वेरी करेगा, एक एलिमेंट जिसकी वजह से एंगल चेंज होता है और एक एलिमेंट जिसकी वजह से और दूसरा एंगल चेंज होता है, इसे कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंगल्स, राइट। तो ई डॉट डी एल, अब ई डॉट ई कहां से वेरी हो रहा है, सिर्फ आर हेड में वेरी हो रहा है, तो ये सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ई डॉट डी एल में क्या लिखूंगा, ई इंटू सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड डी आर में लिख दिया, राइट। अब मुझे कहां से कहां जाना है, ए से बी की तरफ जाना है। अब ए से बी की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा भाई के क्यू बाई आर ए माइनस क्यू बाई आर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल का वैल्यू हो जाएगा, राइट। लेकिन इस चीज को अगर मैं बोलूं कि देखो भाई ये क्या पर्टिकुलर लूप में है, सपोज कि यहां से जहां से आप ओरिजिन है तो यहां पे एक अलग अलग जगह नहीं होगी, क्या होगा, एक कंटिन्यूस लूप अगर बनाएगा। सर्कल है, सर्कल में क्या होती है, हर एक पॉइंट क्या होती है, अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो ये पॉइंट में डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इंस्टीड ऑफ ई डॉट डी एल अगर मैंने इसको पूरा एक क्लोज लूप कर दिया, राइट, एक लूप में देखना चाहता हूं, कोई एक पर्टिकुलर लाइन जो है फ्री नहीं है कि यहां से यहां तक एक एंड है, नहीं एंड नहीं है, इसे हो गया फ्री लाइन। लूप क्या होगा, ये पॉइंट दूसरी पॉइंट पे अगर वापस चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा, दैट इज द मीनिंग। तो पहले ये पॉइंट फ्री था, आर ए आर बी फ्री था, अब मैंने आर बी को उठा के आर ए पे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर लूप बन गया, राइट। जैसे आप लूप बनाते हो तो क्या होगा, आर ए और आर बी क्या होगा, एक सेम पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहीं पे एक स्टोक्स थ्योरम आता है, ये बोलता है, स्टोक्स थ्योरम बोलता है कि अगर आपका ई डॉट डी एल अगर आपने लिखा है विच इज बेसिकली इक्वल टू, क्या करेंगे इसको, डेल क्रॉस ई, राइट। तो अप्लाइंग द क्या होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ले लिया, राइट, तो कर्ल आपने ले लिया, अगर आपका ई डॉट डी एल क्या हो गया, अगर जीरो है तो जो कर्ल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर आप सरफेस पे ले रहे हो, ठीक है। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस से क्या होगा, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है जो क्लोज कर रही है, तो कर्ल अगर आप ले लेंगे डेल क्रॉस ई डॉट डी ए विच इज बेसिकली इक्वल टू द लाइन एलिमेंट, जो इंटीग्रल आप कर रहे हो वो क्या करे, अलोंग द कर्व आप कर रहे हो। और आपने अभी भी देखा कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं इट मीन कि हमारा कर्व ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो जो जो कर्व के अराउंड अगर मैं इंटीग्रल निकालूंगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये इंटीग्रल अगर वैनिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। अब ये क्या होगा, सबके लिए होगा, अगर आपके पास कोई भी चार्ज है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में है तो उसके लिए हर सबके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो हो जाएगी। और अगर जिस ऐसा भी कोई फंक्शन है जिसका कर्ल अगर जीरो हो जाएगा तो उसको उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी हम क्या कर सकते डिफाइन कर सकते हैं, और जिस स्केलर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल कहते हैं। एंड दिस पोटेंशियल दैट इज वी आर कैन बी रिटन एज जस्ट लाइक ई डॉट डी एल, राइट। अब यहां पे देखो ई डॉट डी एल यहां पर भी है,
अभी अभी हमने कहा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 है, यानी कर्ल हमेशा क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, राइट। कर्ल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा वैनिश होता है। अगर कर्ल वैनिश हो गया इसका मतलब क्या होगा, हम एक क्या कर सकते हैं, एक ऐसा इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ई डॉट डी एल अगर कर्व लूप ले लो तो 0 हो जाएगा, अगर मैं लूप अगर नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। तो जैसे ही हमने लूप से हटा दिया तो हमें क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलता है। तो डेल क्रॉस ई इज ऑलवेज 0, दैट इज फाइन। अगर मैंने इसका लूप हटा दिया तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ई डॉट डी एल विद नेगेटिव साइन इज गिविंग यू द पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल का जो इंटीग्रल लिमिट होगा वो कहां से कहां होगा, एक रेफरेंस पॉइंट हमने यहां लेना है और एक सम पर्टिकुलर डिस्टेंस है। याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हो, आप पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते। ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है जो क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर थ्योरम की वजह से आया है, राइट। तो अगर मेरे पास, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इंटीग्रेशन वाला, कि अगर मैंने दो पॉइंट लिया, लेट अस से v ऑफ a और लेट अस से v ऑफ b माइनस v ऑफ a अगर ले लिया, तो v ऑफ b क्या कहता है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लो और b ले लो, e डॉट डी एल, फिर प्लस हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट ले लो और a ले लो, e डॉट डी एल। अब ये कहता है कि देखो भाई मिल क्या रहा है मुझे, 0 टू b एंड 0 टू a। इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे a टू 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 0 टू b मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ओ टू बी ई डॉट डी एल माइनस ए टू ओ ई डॉट डी एल, तो अब सबसे लोअर लिमिट क्या होगा, ए होगा, ए से 0 गया, 0 से क्या होगा, बी किया। तो मैं अगर मैं नेगेटिव अगर यहां से ले लूंगा तो मैं बोलूंगा ए टू बी ई डॉट डी एल। तो ये जो मुझे देगा वो क्या देगा, मुझे एक पोटेंशियल यहां पे लाके दे दिया। तो पोटेंशियल से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमने अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और उसका डीएल एक लूप में अगर मैंने इसका इंटीग्रल किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ए टू बी देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, दैट इज द हाइट डिफरेंस। मान लेते हैं कि कोई एक बंदा ऊपर खड़ा है, ठीक है ना, अब पहाड़ के ऊपर खड़ा है, मैं कैसे पता करूंगा कि ये कितना ऊपर है। तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेते हैं ना, कि सी से कितना ऊपर है। तो कोई बंदा ये बोल सकता है कि देखो भाई नहीं, मेरे छत से कितना ऊपर है ये बंदा। कोई बोल सकता है कि नहीं मैं रोड पे हूं तो मेरे रोड पे कितना ऊपर है। तो बेसिकली आप बोलोगे अच्छा ठीक है सी, अब ये भी तो है कि ये जो आपका छत है वो कितना ऊपर है, कहां से मेजर करोगे, उसको भी आप सी से मेजर करोगे। आपका जो रोड है वो कितना ऊपर है, वो भी आप क्या करोगे, सी से ऊपर है या नीचे। तो एक डिफरेंस क्या हो गया, सी हो गया। तो जनरली हम डिफरेंस क्या सेट करते हैं, एक इन्फिनिटी सेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा पोटेंशियल है, ना कि हमारा सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रेफरेंस को जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा v ऑफ r इज इक्वल टू माइनस, ये रेफरेंस पॉइंट इट कैन बी सेट एनीवेयर, जहां पे आपको मन पसंद है। इन्फिनिटी पे सेट कर दो, 0 पे सेट कर दो, अंदर सेट करो, बाहर सेट करो, जहां करना करो, राइट। इसमें कोई आपको नुकसान नहीं, बिकॉज आपने अभी भी देखा कि जैसे आप दो पॉइंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, उसका कोई पिक्चर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आता है। ये इंटरेस्टिंग चीज क्या आता है, देखो ये इंटरेस्टिंग चीज बोलता है कि देखो वी बी अगर मैंने डिफरेंस ले लिया तो मेरे को यहाँ पे मिलता है कि ई टू बी का जो डिफरेंस है, जैसे ई डॉट डी एल मिला, राइट। अगर मैंने यहां पे ऐसा कुछ काम कर लिया ए टू बी, अगर ई को मैं कुछ ऐसा करता हूं, लेट अस से डेल एफ ओवर डेल एल करता हूं और डीएल कर लूंगा, तो क्या बन जाएगा, डीएल कट जाएगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एफ बी प्लस एफ ऑफ ए मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या कहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहता है कि अभी अभी तुमने देखा, अभी अभी क्या देखा तुमने, अभी अभी तुमने देखा कि ये जो वी बी माइनस वी है बेसिकली इट कैन बी इन सच अ वे के ये हमारा एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस होता है, राइट। कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो भी है, विच इज डेल एफ ओवर डेल एक्स या फिर डीएल कर दो, और ये जो एक्स है इन सच अ वे कि ये दोनों का, ये दोनों लिमिट का डिफरेंस है, से एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, राइट। तो ये डिफरेंस कैसे आ जाएगा, जब मेरा पे डेल एफ ओवर डेल एक्स अगर आ गया और यहाँ भी डेल एक्स है, राइट। तो ये इंटीग्रल कब होगा, डी एच डी एक्स कट जाएगा और डेल एफ का मैं इंटीग्रल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ए माइनस बी मिल जाएगा। तो वही चीज अगर सेम कैसे मुझे मिलेगा, जब वी बी माइनस वी ए है, जो क्या होगा, डिपेंड करता है किस पे, बी पे है। तो अगर ई को मैं एफ के जगह पे मैं ऐसा कर दूं कि डी वी ओवर डी एल इंटू डी एल, तो ये एफ हट के
क्या मुझे मिल जाएगा, एफ ऑफ वी ऑफ बी, राइट। और लेटर से यहाँ पे नेगेटिव मैंने करते ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एल, तो यहाँ पे वी वी प्लस में मिल जाएगा, वी नेगेटिव में मिल जाएगा, सेम चीज मिला। मीन्स कि ये जो इंटीग्रल का आउटपुट है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, इसके एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। देयरफॉर बिकॉज कर्ल हमें सबसे पहली बात डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, जो कि हमें ये डिफाइन करने के लिए दिया कि आप v को लिख सकते हो माइनस ई डॉट डी एल लिख सकते हो। और वहां से हमने ये देखा कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। और इसे जब यहां पे मैंने क्या करता, कोई वेक्टर साइन नहीं लगाया, तो ये जो है दैट विल बी वेक्टर ऑफ दिस स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये उस पर ऑपरेट होगा और बना के क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बना के देगा। दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट, राइट। तो अगर मैंने को लिखना है डेल वी इज इक्वल टू बेसिकली ये देगा डेल वी ओवर डेल एक्स एक्स हेड, डेल वी ओवर डेल वाई वाई हेड एंड डेल वी ओवर डेल जेड जेड। इट मीन्स कि जो आपका वी था वो पहले क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था। अब डेल के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। एंड सिंस इलेक्ट्रिसिटी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई डॉट डी एल यहाँ दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट में हो रहा है। वी क्या मुझे मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। यहां से मुझे अगर चाहिए होगा तो क्या होगा, ई को मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर मुझे को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ऑपरेटर लेना पड़ेगा जो इसे वेक्टर बनाए। तो ऐसा ऑपरेटर जो स्केलर को वेक्टर बनाए दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। टेम्परेचर एक स्केलर फंक्शन है, जब उसका ग्रेडियंट लोगे तो आपको टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हमें क्या बोलता है, हमें एक और थ्योरम मैं बोल रहा हूं इसे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस ऑफ एनी ग्रेडियंट फंक्शन, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। इसे हम कहते हैं डेल क्रॉस डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ बी इज ऑलवेज 0, which implies that जो कर्ल होती है, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट विल बी ऑलवेज 0। और v हमें क्या मिला, v ऑफ r का इंटीग्रल फॉर्म क्या मिलेगा मुझे, e ऑफ r हेड, और जो भी d हेड जो भी करना है कर दो। तो दीज आर दी फंडामेंटल थिंग्स, राइट। v ऑफ r क्या होगा, पॉइंट ऑफ r इनटू r, we will get the potential difference will depend on these limits, जहां पे आप डिफरेंस को हटा दोगे। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ V, एंड दिस अलाउज दैट द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट विल ऑलवेज वेनिसेस। हेंस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो कि हमें पहले से चीजों को अलाउ करता है। अब बात ये आती है कि अच्छा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, सुपरपोजिशन में हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये जो ग्रेडियंट आप ले रहे हो एक लीनियर ऑपरेटर है, राइट। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होगा, इसे डी बाई डी एक्स आप करते हो ए इंटू बी पे या ए प्लस बी पे, तो दोनों पे काम करता है ना ये, इसे कहते हैं लीनियर ऑपरेटर, राइट। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सुपरपोजिशनली E2 E3 E4 में हमने बांट दिया था। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V1 माइनस ऑफ ग्रेडियंट V2 माइनस ऑफ ग्रेडियंट V3। इन सबसे ग्रेडियंट अगर हटा लोगे तो मुझे क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये जो पोटेंशियल बोलता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का भी हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन की तरह से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जितने भी चार्जेस हैं आप स्केलर तरीके आप इसे क्या करते हैं, ऐड कर दो। अब इसका एक फायदा है, मान लो आपके पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने पहले कहा था कि इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ये देखना पड़ेगा कि एंगल कितना बनाना है, एक्स में कितना एंगल है, वाई में कितना एंगल है। नाउ v इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको मतलब नहीं कि तुम्हारा डायरेक्शन कहां पे है, तो मुझे कोई फर्क नहीं है पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे एक्स में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है। मैं बस निकाल लूंगा कि यहाँ ऑल द चार्जेस कितना आपका पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जैसे ही मुझे पोटेंशियल मिल गया वैसे ही मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v निकाल दूंगा, डेल बी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ बी डेल ओवर डेल वाई ऑफ बी। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। तो अब आपको अलग अलग एंगल निकाल के ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा इसमें कितना कंपोनेंट एक्स में आ रहा है, कितना कंपोनेंट वाई में आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबसे पहले उसका कंप्यूट क्या करोगे, पोटेंशियल करोगे। पोटेंशियल क्या करेगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि बस फॉर्मूला लगाओ निकल गया। अब क्वेश्चन ये है कि बी कैसे निकालेंगे, इट इज द क्वेश्चन ना, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा
कि हमें बस पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि भाई मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगा क्या? आई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि हमने पहले यहां पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी, राइट। उसके अलावा हमने ऑलरेडी देखा कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या हो गया? रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस लॉ है। अब ई को मैं अगर यहां डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल डॉट माइनस ऑफ डेल बी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डॉट हो रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से माइनस हटा दो। अब ये देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये डेट इज कॉल्ड डेल स्क्वायर। नाउ दिस हैज नाउ बिकम लैपलेस ऑपरेटर, बिकॉज अब ये क्या बन जाएगा? डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर। तो पहले हमारे पास एक सिंगल डेरिवेटिव था, नाउ इट हैज बिकम द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर टू। बट इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज किया है कि ये डायरेक्टली क्या किस पे कर दिया? रो पे, रो के साथ अटैच हो गया। ये हम अभी देख सकते हैं कि ये जो हमने स्केलर फील्ड डिफाइन किया है उसका लिंक कहां से है? रो से। ऑब्वियसली वो तो होना ही था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रो से डिपेंड करता है, तो इसमें भी रो से डिफाइन होगा ही, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे अगर मैंने रो इज इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये तो क्या है? एक ऑपरेटर है, डेरिवेटिव ऑपरेटर है, राइट। ये क्या कहता है कि अगर रो इज इक्वल टू जीरो हो गया, जहां एनर्जी डेंसिटी कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से क्या हो गया? अंदर जीरो हो जाएगा। अगर आपका कोई चार्ज नहीं है, गॉस लॉ आपने बनाया है, चार्ज अगर जीरो है तो जो डेंसिटी है वो जीरो है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ओवर हियर इट सेज दैट अगर आपका रो जीरो हो गया, कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं है, फिर भी v आपका जीरो नहीं होगा। v कैन बी कांस्टेंट और एनीथिंग, एंड दैट इज द पावर। एंड ये जो आपको इक्वेशन अभी मिल रहा है, जो आप देख पा रहे हो यहां पे, दिस इज कॉल्ड द Austen equation, right? This is called the Laplace operator, and this equation is called Austen equation. When rho is equal to zero, then this will become the only Laplace equation, where कोई सोर्स नहीं है। अब ये क्या करेगा? एक्ट करेगा सोर्स पे। तो ये जो पोटेंशियल आपका आ रहा है वो कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द सोर्स। अगर सोर्स नहीं भी होगा तो वहां क्या होगा? पोटेंशियल होगा। और इसका बहुत ही अच्छा इंप्लीकेशन है कि मान लो कि आप पोटेंशियल, अगर आप मान लो कंडक्टर देख रहे हो, उस पर कोई चार्ज आप डालोगे तो सारा का सारा चार्ज कहां पे जाएगा? सरफेस पे जाएगा। तो अंदर जो कंडक्टर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, राइट। अगर लेकिन उसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट हमेशा रहे। अगर आप उसके आसपास कोई एक और चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। पोटेंशियल इज वेरी मच सेंसिटिव कि बाहर क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा जीरो है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो पोटेंशियल क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल चेंज हो सकता है। अगर मैं पोटेंशियल पे कुछ भी अगर ऐड कर दूं, जैसे v प्लस अल्फा, और अगर मैंने एक इसका ग्रेडियंट लिया तो देखोगे ये ग्रेडियंट ऑफ अल्फा, बिकॉज अल्फा एक कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? जीरो कर देगा। तो कोई भी चीज अगर मैं v के साथ ऐड करूंगा, इट डज नॉट चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द कॉन्स्ट जीरो हो जाए, v क्या हो जाएगा? आपको कुछ रहेगा, लेकिन रहने से क्या फायदा है? अगेन आई एम गोना टेक ग्रेडियंट और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप बात ये आ रही है कि v कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी अभी मैंने ये कहा कि v का जो इंटीग्रल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वैसा है, ई डॉट डी एल, राइट। अब अगर एक पॉइंट चार्ज ले लो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? q बाई लेट अस से r हैट स्क्वायर, राइट, r हैट। एंड डीएल अभी भी मैंने कहा कि यहां पे डी आर ले लो, आर हेट ले लो, ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? ये भी आर हेट ले लो, बिकॉज आर जहां पे लोकलाइज्ड हम वहां से कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका क्यू बाई आर विथ प्लस साइन, राइट। अब मैंने यहां पे बोला कि एक जो रेफरेंस है वो आप इन्फिनिटी पे सेट कर दो, एक पर्टिकुलर आर पे ले लो, इन्फिनिटी टू लेट अस से आर। तो मुझे क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू जस्ट q बाई आर विथ 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि आपने ऑलरेडी 12 में पढ़ रखा है। तो गिवन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम द कूलम्स लॉ, बिकॉज q बाई आर क्या होता है? ये q बाई आर मैंने क्यों हमेशा लेता हूं? बिकॉज कूलम्स ने कहा है एक पॉइंट चार्ज है तो उसका पॉइंट ऑफ चार्ज, जो पॉइंट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो कैसे वेरी करेगा।
जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। तो उसी चीज को हम देखते हुए ये दिखा रहे हैं कि v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब यहाँ पे मैंने कोई यूनिट वेक्टर नहीं लगाया बिकॉज इट्स अगेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो गिवन द चार्ज आप निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मैं i इज इक्वल टू 1 टू n कर दूंगा, यहाँ पे i कर दूंगा, यहाँ पे i कर दूंगा, खत्म हो गया। अगर वहीं पे अगर मेरे को यहाँ पे समेशन को चेंज करना इंटीग्रल में, बस मैं क्या कर दूंगा, q इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dl ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r मे बी, और मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं दैट इज dq ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ri मे बी सिग्मा टाइम्स dA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट, और रो टाइम्स dV 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। तो जैसे जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो फॉर्मूला का जो अपीयरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या देख लिया कि कैसे हम पोटेंशियल को लिंक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर पोटेंशियल आया। और पोटेंशियल क्यों आया, बिकॉज के कर्ल हमेशा जीरो होता है। फिर पोटेंशियल का हम इंटीग्रल फॉर्म लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं क्या, ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल, बिकॉज ये अलाउ करता है बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। और जो कि मैथमेटिकली से हमने अप्रोच किया, पूरा मैथमेटिकल लगाया, कोई भी हमने एक डेफिनेशन यूज नहीं किया यहाँ पे। ऑल द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव यूजिंग द वेक्टर कैलकुलस। तो अगर आपको कहीं भी वेक्टर कैलकुलस में दिक्कत है, आप एक बार इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, किस टाइप से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा और इसे जरूर शेयर करें। आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव के फिजिक्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशंस पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात करेंगे, कैपेसिटर्स पे बात करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि ग्रिफिथ्स के पूरे बुक को मैं कवर करूं, जो कि आईआईटी जैम के सिलेबस से, पीएचडी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, एमएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम जैक्सन को स्टार्ट करेंगे, और या फिर उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे सिलेबस हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, उनको भी कवर करना है, तो हम उनको भी धीरे धीरे कवर अप करते रहेंगे। So this is Tamil Nadu Cap signing out.